नमस्कार दोस्तों, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे हम लोग आज फॉरेस्ट्री को लेकर जो अगले लेक्चर उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि आपको बताया था कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में हाई फॉरेस्ट और कोपाइस फॉरेस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो वहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको मैं सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने कहा था कि हाई फॉरेस्ट, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि हाई फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है जिसका रीजनरेशन जो होता है वो सीड से होता है। सीड मतलब, ठीक है, बीज से होता है, पौधों के बीज से होता है। तो यहाँ तक तो ठीक था कि सीड से जो जनरेशन होता है उनको हम लोग हाई फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर बात आई कोपाइस फॉरेस्ट, ठीक है, कोपाइस फॉरेस्ट किसे कहेंगे? ठीक है, तो दोस्तों कोपाइस फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहा जाता है जिनका रीजनरेशन होता है वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो रीजनरेशन होता है उनको हम लोग कोपाइस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कोपाइस फॉरेस्ट वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, अगर वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन होता है किसी जंगल का, रीजनरेशन होता है किसी जंगल का या फॉरेस्ट का, तो ऐसे को हम लोग कोपाइस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेजिटेटिव पार्ट से रीजनरेशन होना, इसका मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है दोस्तों, जैसे कि कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से। ठीक है, और इसके अलावा होता है कोपाइस से भी। ठीक है, कोपाइस सिस्टम भी होता है। उस सिस्टम में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई पेड़ है, सपोज मान लीजिएगा ये एक पेड़ दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको आपने नीचे से एकदम काट दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे कटा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, और कुछ समय बाद देखिएगा ये यहाँ पर कट कर दिया हमने। ठीक है, ये आ गया, और कुछ समय बाद आपको यहाँ से इसके ब्रांचेस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग कोपाइस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा भी या इससे भी रीजनरेशन हो जाता है जंगल का। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, कोपाइस के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम हैं, जैसे कि सीडलिंग कोपाइस होता है, स्टूल कोपाइस होता है, या फिर क्या होता है कि इन्हीं पेड़ों के जड़ों से, ठीक है, आगे चलकर, ठीक है, कुछ पौधे मिल जाते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग रूट सकर कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी जंगल का रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस बात को सुधार लीजिएगा। जहाँ पर मैंने ये कहा था कि कोपाइस मतलब पौधों का स्टेम होता है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होता। कोपाइस एक सिस्टम होता है, और कोपाइस फॉरेस्ट हम उन फॉरेस्ट को कहते हैं जिसका रीजनरेशन जो होता है वो प्लांट्स के या पौधों के या ट्री के वेजिटेटिव पार्ट्स होता है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कोपाइस आ जाता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात थी दोस्तों, जहाँ पर मैंने ये कहा था कि डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये शब्द बोलते समय मैंने ये कह दिया था कि ये वर्षावन होते हैं। ठीक है, तो बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया था। डिसिडियस फॉरेस्ट मतलब होता है पर्णपाती वन। ठीक है, डिसिडियस फॉरेस्ट मतलब होता है पर्णपाती वन। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पर हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यकीन मानिए, अगर ये हमने ये क्लास आज पढ़ लिया तो यहाँ से लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको उन्हीं चीज़ों को बता पाऊँ इसके अंदर जो एग्जाम से रिलेटेड है, जहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर किस हिसाब से वो लोग एडॉप्टेशन करते हैं उस क्लाइमेटिक में सर्वाइव करने के लिए पेड़ पौधों द्वारा। ठीक है, बट उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो काम की चीज़ें हैं मैं केवल उन्हीं को आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चलिए, ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा फोटो में आपको दिख गया होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये थोड़ा सा एक दिमाग में अंदाज़ा लगा लेना आपको कि मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है जो ज़्यादातर जो ऐसे क्षेत्रों में, दलदले क्षेत्रों में जहाँ पर पानी हमेशा आते जाते रहता है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे फॉरेस्ट पनपते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपने आसपास के छोटे एरिया में कोई नाली या उसको आप मैंग्रोव फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं कहेंगे जनरली। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं डेफिनेशन को पढ़कर बताता हूं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि मैंग्रोव्स ऐसे छुप और वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है। ठीक है, मतलब कोई नदी अगर किसी सागर में बह रही होती है तो क्या होता है कि ज्वार के माध्यम से सागर का पानी कई बार नदी तक ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद एक ऐसा एरिया वहाँ पर बन जाता है जो हमेशा लगभग वर्ष भर वहाँ पर
गीलापन रहता है, दलदली वाला एरिया, कीचड़ वाला एरिया बन जाता है, और उसमें जो फॉरेस्ट जनरेशन होता है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट बनते हैं, ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट को ही हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे होता है, कि इनका जो पूरा इनका जो जनरेशन होता है, या ये जहाँ पर ये हैबिटेट रहता है, जहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर पूरा जो एरिया है वो वर्ष भर, ठीक है, वर्ष भर वहाँ पर पानी रहता है, गीला रहता है, कीचड़ वाला एरिया रहता है, ठीक है। और हाई सलाइन वाटर, ठीक है, यहाँ पर चूँकि समुद्र का पानी यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी पानी में लवणता पाई जाती है, सलाइन, ठीक है, न खारापन पाया जाता है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है, उनका जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, सर्वाइव करने का, वो अदर प्लांट जो समतल एरिया में या जंगलों में पाया जाता है उनसे थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो उन्हीं डिफरेंट चीज़ों से यहाँ पर सवाल बनते हैं, और धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में ISFR 2019 का एक रिपोर्ट आया था, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है। एक थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर इंग्लिश में भी लिया गया है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है कि अ मैंग्रोव इज अ सर्ब, ठीक, सर्ब ऑफ स्मॉल ट्री दैट ग्रोज इन कोस्टल सलाइन, ठीक है, कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर। The term is also used for the tropical coastal vegetation consist of the such species, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो चीज़ें मैंने बताया था आपको कि ये मैंग्रोव जो है वो सलाइन वाटर और कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, इसका मिला जुला मतलब यही है, ठीक है। तो उतना इसको डेफिनेशन को मत पढ़िएगा, उसका ज़्यादा उतना कुछ रोल नहीं है, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को लेकर जो ISFR की जो रिपोर्ट आई है उनको पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। इन इंडिया डाटा एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है। तो भारत में लगभग 4,975 किलोमीटर स्क्वायर पे मैंग्रोव फॉरेस्ट फैला हुआ है, ठीक है, ठीक है। 4,975 किलोमीटर स्क्वायर पे मैंग्रोव फॉरेस्ट फैला हुआ है। इसको लगभग हम लोग 5,000 मान लेते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में 5,000, ठीक, अराउंड 5,000, या फिर कई बार यहाँ पर ये डाटा मिल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग 5,000 के आसपास है, ठीक है। और ये 0.15 ऑफ द कंट्री टोटल जोग्राफिकल एरिया, हमारे भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 0.15% है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखना दोस्तों। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल जो है कोस्टल एरिया, समुद्र से जुड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 2100 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, जो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे देश में कहीं पाया जाता है तो है वेस्ट बंगाल में, जो है 2100 किलोमीटर। और ये टोटल जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे देश में उसका 42.5% है। कितना है दोस्तों? 42.5%। तो इसको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में है, और वो 21 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है, और जो 42.5% पे, ठीक है। और आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में जो हमारा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इस साइड के एरिया में जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुंदरवन कहते हैं, ठीक है। आगे उसको हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसको सुंदरवन कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो और फिर आता है उसके बाद गुजरात, ठीक है। गुजरात भी आप देखोगे, गुजरात जो है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम नहीं बन पा रहा है ठीक से, ठीक है। तो गुजरात जो है वो लगभग इस एरिया में पड़ता है दोस्तों, और ये भी एक कोस्टल एरिया है, ठीक है। ये भी एक कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा गुजरात में जो है वो लगभग 1175 किलोमीटर स्क्वायर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट फैला है, जो लगभग 23.66% है ऑफ टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उनका 23% गुजरात में है, और फिर लास्ट में है, तीसरे नंबर पे है वो अंडमान निकोबार, लगभग 600 किलोमीटर पे, जो 12.5% है टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट का, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखना दोस्तों। इसके अलावा भी और गोवा में है, ठीक है, कुछ तमिलनाडु केरल रीजन में भी है, ठीक है। तो उनको हमको उतना ध्यान नहीं देना है, हमें केवल ये मेजर 3 वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं।
ओके दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट में। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के मैप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सुंदरवन है जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ठीक है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसके बाद ये गुजरात दिख रहा होगा और ये लास्ट में अंडमान निकोबार दिख रहा है। इसके अलावा और भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। महानदी मैंग्रोव दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी है, ठीक है। कावेरी, ठीक है, कावेरी डेल्टा मैंग्रोव्स भी है। तो उतना हमको ध्यान रखना, ठीक है। हमें केवल वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार जो टॉप के 3 प्लेसेस है जहाँ पर मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसको याद रखना है कि जो हमारे जो वेस्ट बंगाल सुंदर वन में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक ट्री की स्पीसीज़ है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उस मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो ट्री जो स्पीसीज़ पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा है। उस ट्री स्पीसीज़ का जो नाम है वो है हेरिटायराफॉर्म्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेरिटायराफॉर्म्स, हेरिटायराफॉर्म्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, ये मैं स्टार लगा देता हूँ। इसको आपको क्या करना है, रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। इसको आपको रट लेना है, ठीक है। तो हेरिटायराफॉर्म्स है और ये सुंदर, और इसका जो नाम है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुंदरी। इसी वृक्ष को हम लोग सुंदरी पादक कहते हैं और इसी के नाम से वहाँ का जो नाम है वो सुंदरवन पड़ा है, ठीक है। सुंदरवन पड़ा है, तो इसको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि सुंदरवन में टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये वहीं का है, ठीक है। नेट से आपके लिए खासतौर पे डाउनलोड किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वीडियो लेक्चर में कुछ फोटोज़ वगैरह नेट से डाउनलोड कर आपको दिखाया जाता है ताकि आपको थोड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रखते मेमोराइज करने में थोड़ी आसानी हुई, इसलिए ये सब किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। तो सुंदरवन में जो वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरी, उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है हेरिटायराफॉर्म्स। इसको आपको रट लेना है, हेरिटायराफॉर्म्स, ठीक है। और आगे चलते हैं फिर हम लोग दोस्तों। वाटर लॉगिंग कंडीशन एंड रूट मॉडिफिकेशन। दोस्तों देखो, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो बाकी के जो दूसरा फॉरेस्ट हैं जो नॉर्मल प्लेन रीजन में होते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ के रीजन में हो, तो आप देखोगे कि इनमें कुछ अंतर है, ठीक है। वो मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो पूरे साल भर दलदली क्षेत्रों में और पानी से भरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो उनको वाटर मिलता है वो सॉल्टी होता है, ठीक है, वो लवण युक्त रहता है क्योंकि समुद्र का पानी आता है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, इनका जो मैकेनिज़्म है सर्वाइव करने का, वो अदर जो प्लांट्स है, जो कुछ और अलग जो ट्री हैं जो नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसलिए ये लोग वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कुछ एडॉप्टेशन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एक अलग एडॉप्टेशन कर लेते हैं ताकि ये उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर देखिए इनके एडॉप्टेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने लायक, बट मैं यहाँ पर आपको केवल इनके काम की चीज़ों को ही बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग वाटर लॉगिंग कंडीशन में, पानी भरे हुए कंडीशन में जो इनका रूट मॉडिफिकेशन होता है, मैं केवल उन्हीं को आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कैसे कैसे रूट मॉडिफिकेशन ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट मॉडिफिकेशन हम लोग देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक। तो सबसे पहला होता है, ये होता है स्टिल्ट रूट, ठीक है। देखिए ऊपर में स्टार लगा हुआ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टिल्ट रूट मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि इनको मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके। निश्चित तौर पर मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होता है वो दलदली क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर पेड़ को अगर मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए तो क्या करते हैं कि अपने जो जड़ को पानी से बाहर ले लाते हैं और एक मजबूत मैकेनिकल सपोर्ट बना लेते हैं, और उसके साथ साथ ताकि इन जड़ों से वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके, इसलिए भी ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टिल्ट रूट का जो एग्जाम्पल है वो है राइजोफोरा, ठीक है। राइजोफोरा ये प्लांट है, ध्यान रखना दोस्तों, इसको आपको रट लेना है। राइजोफोरा एक प्लांट है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये लोग, ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट है या ये जो ट्री है ये स्टिल्ट रूट मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। ध्यान रहेगा दोस्तों ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
पेंसिल रूट या निमेटोफोरस, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टिल्ट रूट या नेमेटोफोरस, इसको हम लोग कहते हैं पेंसिल रूट या निमेटोफोरस, ठीक। तो इस टाइप का जो रूट मॉडिफिकेशन है वो इसलिए होता है दोस्तों इन हाइपोक्सिया कंडीशन, अल्प ऑक्सीयता, ऑक्सीजन की कमी कारण। तो दोस्तों जब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जब मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो सभी वन होते हैं या सारे जो पौधे होते हैं, उनके जो जड़ होते हैं वो पानी या दलदली क्षेत्र में रहते हैं, और वहाँ उसके कारण क्या होता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में उनकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उनमें हाइपोक्सिया कंडीशन, हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाती है, जिसको हम लोग अल्प ऑक्सीयता कहते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन से बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इनका जो रूट मॉडिफिकेशन होता है वो होता है नेमेटोफोरस। और इस नेमेटोफोरस रूट मॉडिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आप देखिएगा कि इस पेड़ के जो ट्रंक मतलब इसका जो बेस, जो क्राउन के बाद जो नीचे का एरिया होता है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, उसके अगल बगल एक इनके जो जड़ होते हैं वो दलदल से बाहर निकल कर एक पेंसिल या नुकीले आकार में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग नेमेटोफोरस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आएगा कि नेमेटोफोरस जो एडॉप्टेशन है वो क्या होता है कि हाइपोक्सिया कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन की कमी कारण होता है, ताकि इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, नेमेटोफोरस। ध्यान रखना दोस्तों, नेमेटोफोरस जो एडॉप्टेशन है, रूट एडॉप्टेशन है, ये ठीक है, एविसेनिया स्पेसीज, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनके नाम जो है वो खुद इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक से हो नहीं पाता, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो नेमेटोफोरस जो रूट मॉडिफिकेशन होता है वो एविसेनिया स्पेसीज में होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको रट लेना है। नेमेटोफोरस क्या होता है और ये कौन से प्रजाति में पाया जाता है, तो एविसेनिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंग्रोव फॉरेस्ट में रिप्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पौधे होते हैं, वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसे होता है, तो उसके बारे में 2-3 चीज़ों को आपको एक बार ध्यान रखना है, पूरा उनका रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होगा दोस्तों, पॉलिनेशन जो होता है वो मोस्ट बाय एयर होगा या फिर बीज से होगा, मधुमक्खियों से होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होता है दोस्तों वो एयर और बीज से होता है, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद इनका जो सीड तैयार हो जाता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद सीड बन जाता है, ठीक है। तो सीड का जो डिस्पर्सल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सीड का जाना होता है, वो होता है वाटर से, ठीक है। इसको ध्यान रखना है दोस्तों, पॉलिनेशन होगा एयर से या बीज से, और सीड डिस्पर्सल होगा वो होगा वाटर से, ठीक है। जो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे उनको प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ रखा होगा सीड डिस्पर्सल क्या होता है और पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको। तो पॉलिनेशन जो होता है वो होता है एयर या बीज से, और सीड डिस्पर्सल होता है वो वाटर से होता है, ठीक है। और एक और टर्म से जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा इतने सारे स्टार लगे हैं, इसका मतलब इसको तो आपको रट ही लेना है, इसको आपको रट लेना है। विवी पैर, यहाँ पर विवी पैर लिखा है, इसको यह है विवी पैरी है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, विवी पैरी है ये, ठीक है, विवी पैरी है ये। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रोलुगेट जर्मिनेशन व्हेन इट इज स्टिल अटैच्ड टू इट्स मदर ट्री, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि सीड बनने के बाद भी ये तुरंत उसका डिस्पर्सल नहीं करता है, ये क्या करता है कि वो 10 से 12 सेंटीमीटर वो बढ़ने देता है, और तब तक ये अपने मदर ट्री में अटैच रहते हैं वो सीड, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को विवी पैरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विवी पैरी, ठीक है, विवी पैरी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है, इसको आपको एकदम ध्यान रखना है, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो विवी पैरी मैंग्रोव फॉरेस्ट में होता है, जहाँ पर जो सीड होते हैं
वो डिस्पर्सल तुरंत नहीं होते, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा जर्मिनेट होते हैं, खुद अपने जो मदर ट्री है उसके ऊपर लगे रहते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि इनका देखिए ये जो है विविपेरी का एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिएगा सीड थोड़ा यहाँ पर ये जर्मिनेट हो रहा है, लंबा हो रहा है, ठीक है। और ये जब 10 to 12 सेंटीमीटर हो जाता है उसके बाद ये अपने मदर ट्री से डिटेच हो जाते हैं, और फिर डिटेच होने के बाद ये जो भी दलदली सरफेस है उसके ऊपर सीधा आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर ये आगे फिर प्लांट बनते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है आपको समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी थी वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं कोल्ड डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट फॉरेस्ट, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में ही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट के बारे में यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है कि कोल्ड डेजर्ट इज एन एरिया दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर रहता है, ठीक है। और हियर इज वेदर एंड सॉइल आर नॉट सुटेबल फॉर द प्लांटिंग ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर जो वेदर और सॉइल जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं रहता, ठीक है। फिर भी हमारे सिलेबस में ये पार्ट है तो उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो ऑल दिस एरिया इन ट्रांस हिमालयन जोन, ट्रांस हिमालयन जो जोन है वहाँ पर है, ठीक है। तो ये उत्तरी भाग में है सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो ट्रांस हिमालयन जोन है हमारा दोस्तों, ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अगर इंडिया लेते हैं तो ये वाला जो रीजन होगा दोस्तों, ये वाला रीजन जो होगा, ठीक है, ये हमारा कोल्ड डेजर्ट रीजन आएगा, ठीक है, ऊपर का एरिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लेह लद्दाख रीजन में भी है, ठीक है। उसके अलावा है लेहुल स्प्लिट वैली एंड पाइन वैली रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के एरिया में भी अपना कोल्ड डेजर्ट एरिया है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको कोल्ड डेजर्ट दिख ही रहा होगा, ये पूरा एरिया कैसे दिख रहा है, ठीक है। शुष्क है और ठंडा प्रदेश, काफ़ी ठंडा है ना, तो इसको ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। कोल्ड एंड डेजर्ट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे जगहों के लिए जो सूटेबल स्पेसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैं केवल 2 ही नाम आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे स्पेसीज़ होंगे बट जो इम्पोर्टेंट उन्हीं को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्पेसीज़ है, ठीक है, ये है, इसका भी नाम थोड़ा सा अटपटांग टाइप का है, ठीक है, हिप्पोफॉय, ठीक है, हिप्पोफॉय रेम्यूनोइड्स, ठीक है, हिप्पोफॉय रेम्यूनोइड्स, ठीक है, रेम्यूनोइड्स। ध्यान रखना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्लैक थॉर्न, सी ब्लैक थॉर्न, ये है, ठीक है, सी ब्लैक थॉर्न, ये हो गया, ठीक है। दूसरी स्पीसीज है, ये है सेलिक्स अल्बा, ठीक है, सेलिक्स एल्बा फैमिली से है सेलिक्स ट्री, ठीक है। ये सेलिक्स ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर रीजन में जो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री जो अभी डेवलप हुई है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो ट्री का उपयोग होता है वो होता है सेलिक्स ट्री, ठीक है। सेलिक्स ट्री का ही हम लोग यूज़ करके वहाँ पर क्रिकेट बैट इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही है, उसके लिए काफ़ी अच्छी लकड़ी होती है सेलिक्स की, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना दोस्तों। और ये जो सेलिक्स ट्री है इसको हम लोग, ठीक है, कोपाइसिंग और पोलार्डिंग, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सेलिक्स ट्री जो होती है इसका पोलार्डिंग से इसका रीजनरेशन होता है। अभी मैंने आपको लेक्चर में पहले बताया था कि रीजनरेट करते हैं तो इसको हम लोग पोलार्डिंग से करते हैं, ठीक है। तो ये पोलार्डिंग क्या होता है दोस्तों कि किसी पेड़ को, मान लीजिएगा ये कोई पेड़ है, स्टार्टिंग में ये पेड़ है, इसको एक 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर काट दिया जाता है, ठीक है। और काटने के बाद देखिएगा वो इस टाइप से जनरेट होती है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिएगा एक ट्री है, इसको हमने पहले कटिंग कर दिया, अब देखिएगा यहाँ से इसका रीजनरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सेलिक्स अल्बा जो फैमिली के ट्री होते हैं इनका पोलार्डिंग ऐसे होता है, इस तरीके से हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें वुड या लकड़ी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। एक और टर्म्स आता है जो कोपाइसिंग होता है, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस होता है दोस्तों, बट इसकी जो हाइट होती है, कोपाइसिंग जब करते हैं हम लोग तो देखिएगा अगर ये ट्री है तो इसका जो कोपाइसिंग करते हैं तो इसको जो काटा जाता है उसकी हाइट लगभग 1 से 1.5 फीट के ऊंचाई में काट दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा कट गया और इसके बाद फिर इसका रीजनरेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से पेड़ पौधे के ब्रांचेस हमें मिलती तो ये हमारा कोपाइस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सेलिक्स अल्बा जो ट्रीज होती है, ठीक है, जो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वुडन प्रोडक्ट है,
तो उस पर कौन सा रीजनरेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कोपाइस होता है कि पोलॉइडिंग होता है या फिर रूट सकर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों कि वो पोलॉइडिंग के थ्रू, ठीक है, पोलॉइडिंग के थ्रू उसका हम लोग रीजनरेशन करते हैं और उससे ज़्यादा लकड़ी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अब इतना हमने देखी, इतना 3-4 स्लाइड में जो चीज़ पढ़ी, अब देखिएगा उनसे कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और कैसे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ओडिशा एसटीएफ 2011 में पूछा गया दोस्तों। चलिए क्या पूछा गया देखते हैं। द मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर, ठीक है, COVR, ये VER है, कवर है दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, कवर है, ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर हमारे भारत में कितना है, तो हमने अभी देखा दोस्तों, लगभग 5000 मतलब 4975 किलोमीटर है। तो पहला 15,000 हो ही नहीं सकता, 9,000, 14,000। ठीक, तो ऑप्शन नंबर लास्ट जो इसका है देखिए 4,482। तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो आया था ये 2011 में आया था। ठीक है, और लगभग 5,000 के आसपास है। और अभी 2019 में तो अभी का जो आंकड़ा है लगभग ये 4,975 किलोमीटर है, लगभग 5,000। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा दोस्तों। क्या पता उस समय तक कम फॉरेस्ट रहा होगा हमारे पास मैंग्रोव, इसलिए ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निमेटोफोरस आर एसोसिएट विथ। ठीक है, निमेटोफोरस मैंने बताया दोस्तों पेंसिल रूट मॉडिफिकेशन होता है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में, जो पेंसिल के जैसा होता है। ठीक है, तो आर एसोसिएट विथ। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट है ट्री ऑफ एराइड रीजन, ट्री ऑफ सोलर फॉरेस्ट, ट्री ऑफ कोल्ड फॉरेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे आप तो ये है ट्री ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ट्री ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंने बताया था कि निमेटोफोरस जो रूट मॉडिफिकेशन है वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए पेंसिल की आकृति से उसके शेप में आकर ये मड फ्लैप या कीचड़ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो निमेटोफोरस जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। द स्टेट इन इंडिया विच मैक्सिमम मैंग्रोव्स। ठीक है, तो हमें पता है कि भारत में जो मैक्सिमम मैंग्रोव्स जो एरिया है हमारा वो कौन सा है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लगभग 41% और 2100 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, रट लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोल्ड डेजर्ट आर, ठीक, कोल्ड डेजर्ट आर, ठीक, कोल्ड डेजर्ट आर नॉट फाउंड इन। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट एरिया है वो कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लहुल एंड स्प्लिट ये तो है, हमने भी पढ़ा था। किन्नौर, ठीक है, ये भी नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, तो इसको देख लेंगे। जैसलमेर, ठीक है, ये राजस्थान का एरिया है, और फिर नीचे है डी में लद्दाख। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर जो राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर जो है कोल्ड डेजर्ट नहीं है। ठीक, कोल्ड डेजर्ट जो है वो इंडिया में नॉर्थन जो हिमालय का एरिया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, उस एरिया में है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा कि यहाँ पर जो है कोल्ड डेजर्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैंग्रोव स्पेसीज मोस्टली डिस्पर्स सीड थ्रू। तो हमें बताया था दोस्तों कि मैंग्रोव जो स्पेसीज हैं या वहाँ पर जो ट्री पाए जाते हैं वो अपना सीड डिस्पर्सल, ठीक है, सीड को एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना है तो किससे जाएंगे, तो वो जाएंगे दोस्तों वाटर से, ऑप्शन नंबर बी। वो जाएंगे दोस्तों वाटर से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो जाएंगे वाटर से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वाटर से, ऑप्शन नंबर बी। और सीड और पॉलिनेशन जो होता है दोस्तों, पॉलिनेशन जो होता है वो होता है विंड से। ठीक है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर। पॉलिनेशन अगर पूछा जाएगा तो वाटर से होगा, या फिर बीज, ठीक है, बीज से होंगे। ठीक है, लेकिन जो सीड डिस्पर्सल होगा, ठीक है, सीड डिस्पर्सल जो होगा दोस्तों, सीड डिस्पर्सल वो होगा वाटर से। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process in which seed germination while they still attached to the mother plant in term is। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमने अभी पढ़ा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि जो सीड का जो जर्मिनेशन होता है, ठीक है, वो ठीक है, डिस्पर्स होने से पहले 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई तक होने तक वो मदर से अटैच रहता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वीवी पेरी। ऑप्शन नंबर है वीवी पेरी। तो इसको ध्यान रख लें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, देखिए MPACF 2011 में पूछा गया कि वीवी पेरी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल इसको रट लेना है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि वीवी पेरी। ठीक है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो सीड तैयार हो जाती है वो तुरंत डिस्पर्स नहीं होती, वो क्या कहती है कि अपने मदर ट्री के साथ अटैच होकर लगभग 10 से 12
सेंटीमीटर तक बढ़ती है, फिर उसके बाद ये डिस्पर्स होती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विवी पैरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द रूट ऑफ स्वयं ट्री इज कॉल्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये स्वयं ट्री जो आया है, मैंने बताया था दोस्तों आपको स्टार्ट में जब फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये ग्रुप 4, ठीक है, चैंपियन सेट ने जो ग्रुप 16 ग्रुप में बांटा था, उनके ग्रुप 4 में ही मैंग्रोव फॉरेस्ट आता है। और ग्रुप 4 को क्या कहते हैं हम लोग? लिटरल एंड स्वयं फॉरेस्ट, ठीक है, लिटरल एंड स्वयं फॉरेस्ट, ठीक है, ये कहते हैं दोस्तों। तो ये वहीं से, ये स्वयं जो आया है वो वहीं से आपको समझना होगा कि स्वयं जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट का ही भाग है। तो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, तो स्पाइक लाइक मतलब स्पाइक जो इस तरीके से प्रोजेक्शन होता है, स्पाइक कुछ इस टाइप का स्पाइक बने रहते हैं कांटेदार, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्शन जो रूट स्वैम्प होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निमेटोफोरस, ठीक है, निमेटोफोरस, इसको ध्यान रखना दोस्तों, निमेटोफोरस, ठीक है, निमेटोफोरस कहते हैं। और कौन सी ट्री स्पेसिस, ठीक, कौन सी ट्री स्पेसिस इस प्रकार का, ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के पहले ही बताया था, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मैंग्रोव कवर इज मैक्सिमम इन द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कौन से स्टेट में है? तो उसमें नो डाउट दोस्तों ये कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल हमारा आंसर ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक है, तो ये है दोस्तों इसमें कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्पीसीज कौन सी है, ठीक है। तो पहला देखिएगा जेटोफोरा, कार्कस, यूकेलिप्टस, ग्लोबस, और ऑप्शन नंबर सी है राइजोफोरा, ठीक है। तो राइजोफोरा हमने पढ़ा है दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सभी ट्री स्पीसीज को उसका पढ़ें, ठीक है। राइजोफोरा क्योंकि हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टिल्ट रूट जो मॉडिफिकेशन है वो राइजोफोरा में होता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट स्पीसीज है राइजोफोरा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। विच मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बोथ इन साइज एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। साइज एंड डाइवर्सिटी में सबसे बड़ा फॉरेस्ट पूरी दुनिया में कौन सा है? तो दोस्तों वो फॉरेस्ट जो है वो है सुंदरवन हमारा फॉरेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में है, 2100 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। ये भारत में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज इज, ठीक है, इनमें फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज कौन से इनमें से? यूकेलिप्टस है, कैजुराइना है, पाइनस है, तो ये है दोस्तों राइजोफोरा। फिर से आ गया 2011 एसएफ में पूछा गया था, तो मैंग्रोव ट्री स्पीसीज है दोस्तों राइजोफोरा। इसको दोस्तों क्या कीजिएगा, आप रट लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिएगा, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। एक एवेंसिया बताया था उसको भी रट लेना आपको दोस्तों, जो निमेटोफोरस रूट मॉडिफिकेशन करता है, और राइजोफोरा कौन सा रूट मॉडिफिकेशन करता है? यह है स्टिल्ट रूट मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द फेमस डेल्टा ऑफ सुंदरवन इज कवर्ड बाय द ट्री, ठीक है। तो देखिएगा द फेमस डेल्टा ऑफ सुंदरवन इज कवर्ड बाय द ट्री। मैंने बताया था कि सुंदरवन में सबसे ज़्यादा जो ट्री स्पेसीज है जिसके वजह से वहाँ का नाम सुंदरवन पड़ा है, वो कौन सा है दोस्तों? हेरिटायरा स्पेसीज, ठीक है, हेरिटायरा फोमस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हेरिटायरा फोमस बोलते हैं। तो उसको ध्यान रखना दोस्तों, ये ट्री स्पीसीज है, इसी को हिंदी में लोग बोलते हैं सुंदरी पादक, इसी के नाम से वहाँ का जो नाम है, ठीक है, इसी के नाम से वहाँ का जो नाम है वो सुंदरवन पड़ा है, ठीक है। और ये MPSF 2016 में पूछा गया है दोस्तों, तो इसको रट लेना इस क्वेश्चन को। और मैंने इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि सुंदरवन में जो ट्री स्पीसीज पाए जाते हैं वो हेरिटायरा फोमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। विच ट्री फैमिली कंप्राइज मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव स्पीसीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ट्री स्पीसीज है या कौन सी ट्री फैमिली है, कौन सी ट्री फैमिली है दोस्तों, कौन सी ट्री फैमिली है यहाँ पर? इनमें से कौन सी ट्री फैमिली है जो मोस्ट ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज को कंसिडर करती है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ से ट्री स्पीसीज आते हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है राइजोफोरासिया, ठीक है, यहाँ पर सी होगा दोस्तों, राइजोफोरासिया। इसको भी दोस्तों आपको रट लेना है, राइजोफोरासिया, बार बार राइजोफोरस आ रहा है तो इसको रट लेना है दोस्तों कि राइजोफोरा जो है
वो ऐसी फैमिली है जिसके जो ट्री स्पेसीज है वो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स ट्री स्पेसीज जो है इनमें से राइजोफोरा ट्री फैमिली से आते हैं। ठीक है, जो मैंग्रोव्स ट्री स्पेसीज हैं वो सबसे ज़्यादा राइजोफोरा इस फैमिली से आते हैं। इसको आपको रट लेना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये तमिलनाडु एसएफ 2012 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड दैट टेक्स प्लेस बिफोर डिटेचमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये फिर से आ गया दोस्तों। अटैचमेंट से पहले जो सीड में जर्मिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विविपोरस जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये असम 2019 एसीएफ में लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि विविपोरस जो है उसको रट लेना है दोस्तों, उसको ध्यान रखना आपको। विविपेरी जो जर्मिनेशन होता है वो क्या होता है कि कोई भी अगर ट्री जो तैयार होगी वो तुरंत डिस्पर्स नहीं होती, वो अपने कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये मदर ट्री है, तो इसके साथ वो लगभग अटैच रहती है। ठीक है, और यहाँ पर वो जर्मिनेशन होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होने तक। इसके बाद ये डिटेच हो जाती है, और डिटेच होने के बाद ये अपने एक नीचे एरिया जहाँ पर भी है वहाँ पर आकर फिर ये जर्मिनेशन करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग विविपेरस कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, ये तो मैंग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो गया, और हमने इसके क्वेश्चन भी देख लिया दोस्तों। आगे भी वीडियो हम लोग ऐसे ही डालते रहेंगे। ध्यान रखना दोस्तों कि ये चैप्टर और ये जो पूरा सिलेबस है फॉरेस्ट्री का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डीप नॉलेज है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काम की चीज़ों को छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुँचा पाए और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर पाए। ठीक है, तो आप हमें जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें हिम्मत मिलेगी। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और आगे वीडियो बना पाएँ। दोस्तों एसीएफ से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए या जो भी आपको चाहिए, तो आपको इस नंबर पर टेलीग्राम करना होगा, या फिर इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज एसीएफ के लिए जो है वो इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पीएससी से रिलेटेड जो भी आपको इंक्वायरीज करनी है उसके लिए हमारे पास ये नंबर है दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर की सेपरेट सर्टिफिकेट क्लासेस स्टार्ट है दोस्तों। टेस्ट सीरीज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो सेपरेटली चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, वीडियो रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्द आपके लिए लाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।